हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग घर्षण कोण के बारे में समझेंगे। देखिए हमारे पास एक वस्तु है, ये हमारी वस्तु है, ये कुछ इस प्रकार से है। अब इस वस्तु का द्रव्यमान है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है m। समझ में आ गया। अब यह वस्तु जमीन के संपर्क में है, तो यहां पर हो गया हमारा ग्राउंड, जमीन हो गया, और ये जो हो गया हमारा संपर्क तल हो गया। ठीक है, ये हमारा संपर्क तल हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि संपर्क तल के लंबवत दिशा में हमें एक बल लगेगा। उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया बल। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करें, एन से, अभिक्रिया बल। ठीक है, इसको हम लोग अभिक्रिया बल कहेंगे। अब हम लोग और आगे जाते हैं। अब इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, देखिए आगे की तरफ, तो एक ऐसा बल आएगा जिस बल के लगने से यह वस्तु जो है वो गति में आ जाएगा। ठीक है, यानी गति में आने वाला होगा। तो उस बल को हम लोग कौन सा बल बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी जस्ट गति में आने वाला है, तो इस पर एक घर्षण बल, हमने ये तो बल लगाया सीमांत घर्षण बल के बराबर, तो पीछे भी क्योंकि इसका कोई भी त्वरण नहीं है, तो आगे लगा सीमांत घर्षण बल के बराबर बल, तो पीछे भी लगेगा सीमांत घर्षण बल के बराबर बल लग जाएगा, क्योंकि इस वस्तु का कोई त्वरण नहीं है। अभी अभी ये वस्तु जो है वो गति में जस्ट आने वाला है, मतलब आ रहा है। अब देखिए यहां पर देख सकते हैं ये दोनों बल हमारे सामने है। अब इन दोनों बल का एक परिणामी बल होगा, तो उस परिणामी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, संपर्क बल। कांटेक्ट फोर्स। तो ये परिणामी बल होगा, और यह परिणामी बल जो अभिक्रिया बल के साथ, मतलब अभिक्रिया बल हमारा ये हो गया और संपर्क बल हमारा ये हो गया, दोनों मिलकर कुछ एंगल बना रहे हैं, कुछ कोण बना रहे हैं। उस एंगल और उस कोण को हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण। समझ में आ गया घर्षण कोण क्या होता है। तो हम लोग चले लिखते हैं, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वस्तु पर घर्षण बल एफिक्स मैक्स, घर्षण बल एफिक्स मैक्स यानी कि सीमांत घर्षण बल के बराबर है, एफिक्स मैक्स के बराबर है। ये समझ में आ गया, बराबर है, समझ में आ गया, बराबर है। वस्तु पर अभिक्रिया बल, अभिक्रिया बल कितना है जी, अभिक्रिया बल कितना है, n है। वस्तु पर अभिक्रिया बल n है। तो ये समझ में हम लोगों को आ गया। ठीक है, वस्तु पर संपर्क बल Fc है। ठीक, समझ में आ गया। और वो संपर्क बल यानी कि Fc जो है वो किसका परिणामी बल है, Fc जो है जब हम लोग अभिक्रिया बल और एफिक्स मैक्स को हम लोग जोड़ रहे हैं, एफिक्स मैक्स यानी कि सीमांत घर्षण बल और अभिक्रिया बल को जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ जाए, तो हमारा संपर्क बल के बराबर वो आ जाएगा। अब फिर और कुछ आपको समझना होगा, तो हम लोग घर्षण कोण की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो घर्षण कोण की परिभाषा हम लोग लिखते वक्त देखेंगे, सीमांत घर्षण बल घर्षण बल
और अभिक्रिया बल। कौन सा बल? अभिक्रिया बल। अभिक्रिया बल, अभिक्रिया बल का परिणामी बल, का परिणामी बल, परिणामी बल, बल अभिक्रिया बल के साथ, बल अभिक्रिया बल के साथ, अभिक्रिया बल के साथ, बल के साथ जो जो कोण बनाएगा, कोण बनाएगा, बनाएगा, वो कोण क्या हो जाएगा? उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? वो कोण घर्षण कोण कहलाएगा, घर्षण कोण होगा। ठीक, कोण होगा। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल और अभिक्रिया बल का परिणामी बल। तो परिणामी बल कौन सा है? सीमांत घर्षण बल और अभिक्रिया बल का परिणामी बल ये हो गया। ठीक, और ये परिणामी बल, ठीक है, बल के साथ, और ये परिणामी जो बल है अभिक्रिया बल के साथ, अभिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाएगा, अभिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाएगा वो कोण घर्षण कोण होगा। तो ये कोण बनाए ये थीटा, वही कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? घर्षण कोण कहेंगे। अब चलिए हम लोग इसका वैल्यू को पता करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला Fx मैक्स, ठीक है, सीमांत घर्षण बल को हम लोग सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर Fx मैक्स है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? Fs मैक्स ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, Fx मैक्स ही होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा त्रिभुज होगा वो 90 डिग्री कोण वाला ये त्रिभुज हमारे सामने आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि हम लोग बोले tan थीटा, tan, और इसका हम लोग नाम देते हैं A, ठीक है, B, और इसको एकदम सीधा स्ट्रेट बना देते हैं A, इसको हम लोग ले लेते हैं B और C, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में एंगल B का मान कितना है? एंगल B का मान है 90 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया? tan थीटा यदि हम लोग लेंगे तो tan थीटा का मान क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लंब बटे आधार, यही ना होता है आधार। तो लंब बटे आधार लिख दिया हम लोगों ने। लंब कितना हो गया? लंब देखेंगे तो Fx मैक्स के बराबर होगा, तो Fx मैक्स के बराबर हो गया, ये हो गया हमारा लंब। ठीक है, समझ में आ गया? और आधार के बारे में बात करेंगे तो ये आधार कितना हो जाएगा? n, अभिक्रिया बल के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा n। ठीक है, समझ में आ गया? थीटा जो है, थीटा जो है वो क्या हो गया? वो हमारा घर्षण कोण हो गया, ये हमारा घर्षण कोण हो गया, ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया हमारा आधार। आधार अभिक्रिया बल के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोगों को पता है, हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है, ठीक है, तो हमें पता है एक बात, वो है Fx मैक्स, यानी कि सीमांत घर्षण बल जो होता है उसका एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है? जब हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक में म्यूएस में जब हम लोग अभिक्रिया बल से गुना कर देते हैं तो हमें सीमांत घर्षण बल मिल जाता है। तो ये इसका मान हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे? यहाँ पर, समझ में आ गई? तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तथा 2 से, 1 तथा 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 तथा 2 से हम लोग क्या कहेंगे? tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना है? Fx मैक्स बटा n,
एफ एक्स मैक्स यानी सीमांत घर्षण बल बटा अभिक्रिया बल। एफ एक्स मैक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एस गुने एन। तो म्यू एस गुने एन हम लोगों ने लिख दिया, बटा एन है, एन से एन कट गया। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा, क्या हम लोग समझे कि जो हमारा घर्षण कोण का tan थीटा यदि हम लोग ले लेंगे तो वो क्या होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होगा। स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर। ये समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, अब यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उसको आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले यदि प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गए, प्रश्नों को आपको समझना है। सबसे पहले आपके पास प्रश्न आ जाएगा कि स्थैतिक घर्षण गुणांक 1 है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 1 है, ठीक है, 1 है। समझ में आ गया, यानी कि म्यू एस का वैल्यू 1 है। तो घर्षण कोण बताएं, घर्षण कोण ज्ञात करें, घर्षण कोण ज्ञात करें। तो आप कैसे इसको ज्ञात करिएगा, ज्ञात करें तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक बात मालूम है। वो क्या बात मालूम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घर्षण कोण का tan ले लेंगे तो वो म्यू एस के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं tan थीटा, ये घर्षण कोण है, बराबर क्या हो गया, म्यू एस। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, म्यू एस की जगह पर कितना है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 1 के बराबर 1 हो गया। तो इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थीटा का जो मान है वो किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर जो है वो थीटा का वैल्यू हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यही होगा हमारा घर्षण कोण। घर्षण कोण इस केस में 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के आपके सामने प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं इसको। जैसे कि आप लोग यदि सूत्र पढ़ाएंगे तो सूत्र क्या है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो घर्षण कोण का tan यदि हम लोग ले लेंगे तो वो स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर हो। तो इसमें यदि ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने दो अननोन है। पहला अननोन यदि आप देखेंगे तो वो क्या है, वो थीटा है। समझ में आ गया, पहला अननोन जो है वो थीटा के बराबर है, मतलब घर्षण कोण क्या होगा। और दूसरा अननोन स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो दो अननोन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यदि घर्षण कोण यदि घर्षण कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, घर्षण कोण 60 डिग्री है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा, घर्षण गुणांक क्या होगा, गुणांक क्या होगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होगा। कैसे आप लोग निकालेंगे, अब बताइए जल्दी से, फट से बताइए। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, थीटा का मान। तो आपको तो पूरी तरीके से पता ही, tan थीटा बराबर कितना होता है, म्यू एस के बराबर होता है। ये तो आपको मालूम है ही, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो यहाँ पर थीटा का मान तो दिया गया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर म्यू एस।
tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर -, समझ में? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक हो जाएगा। इस कंडीशन में यही स्थैतिक घर्षण गुणांक हो जाएगा। अब हम लोग अपने टॉपिक को बदलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे कुछ दूसरा, वो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज यानी विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, विश्राम कोण। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, विश्राम कोण। ठीक है, विश्राम कोण, ये हमारा हो गया विश्राम कोण, समझ में आ गया? तो ये विश्राम कोण हो गया। अब आइए हम लोग इस विश्राम कोण के बारे में समझते हैं। देखिए हमारे पास यह एक क्या है, यह एक सतह है, लेकिन इस सतह को आप क्या कर सकते, ऊपर उठा सकते, जितना मन चाहे उस सतह को आप ऊपर उठा सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने एक वस्तु को रख दिया, ये हमारे पास एक वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये अभी अभी तो ये वस्तु क्या होगा, फिसलेगा नहीं, लेकिन जब आप इसको ऊपर उठाइएगा, तो ऊपर उठाइएगा तो हमारे पास एक कोण आएगा, ध्यान से देखिए, ऊपर उठाइएगा ऊपर उठाइएगा तो हमारे पास एक कोण आएगा। उस कोण पे क्या होगा, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं कि वो कोण होगा, उस कोण पर वस्तु जो है वो जस्ट फिसलने वाला होगा, मतलब फिसलने लगेगा। इस कोण से जैसे ही थोड़ा सा और ज्यादा करेंगे तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो उस कोण पर वो अब फिसलने वाला ही होगा, तो फिसलने वाला होगा। तो उस कोण को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे, इसी कोण को हम लोग विश्राम कोण बोलेंगे, चाहे एंगल ऑफ रिपोज बोले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए इस एंगल को हम लोग, विश्राम कोण को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वस्तु के ऊपर जो बल लगेगा, सबसे पहले अभिक्रिया बल। अभिक्रिया बल क्या होता है, जो संपर्क तल है, ये हमारा संपर्क तल है। तो संपर्क तल के लंबवत दिशा में क्या लगता है, हमारा अभिक्रिया बल लगता है। इसमें तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा अभिक्रिया बल होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि वस्तु का जो भार होगा वो mg होगा और वो नीचे की तरफ होगा। इसका दो घटक होंगे, mg के दो घटक होंगे। हमने आपको बताया था, एक होगा प्लेन के सतह की ओर, वो कितना होगा उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो प्लेन के सतह की ओर कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। ठीक, और एक होगा प्लेन के सतह के लंबवत, वो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से, ये दो हो गया, mg को हम लोगों ने दो पार्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो यही mg को दो पार्ट में तोड़ दिया, दो घटकों में तोड़ दिया। तो mg को अब आप समझिए कि mg है ही नहीं, mg का दो घटक है हमारे पास। अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं, और यदि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो आप इसको ध्यान से यदि आप देखेंगे और आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ये जस्ट जो है वो फिसलने वाला है, तो जस्ट फिसलने वाला है, तो इस पर जो घर्षण बल लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, और वो कौन सा घर्षण बल होगा, सीमांत घर्षण बल होगा, यानी कि Fx मैक्स। समझ में आ गया, Fx मैक्स के बराबर होगा। और ये जस्ट फिसलने वाला है, यानी कि इसका त्वरण कितना होगा, त्वरण जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये इसका त्वरण हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसका त्वरण हो गया। त्वरण किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, कितना है, द्रव्यमान m है, ये हम लोगों ने लिख दिया, ये वस्तु का हमारा द्रव्यमान है।
वस्तु पर अभिक्रिया बल कितना है जी, क्रिया बल कितना है, n है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वस्तु यहाँ पर अभिक्रिया बल हमने लिख दिया। ठीक है, वस्तु पर सीमांत घर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, सीमांत घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, समझ लीजिए, चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो वस्तु पर सीमांत घर्षण बल लग रहा है, ये भी चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो सीमांत घर्षण बल लग रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वस्तु पर mg cos sin थीटा और fx max लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं। पहला समीकरण हम लोग लिखेंगे, तो हमें पता है कि जो fx max, क्योंकि इसका त्वरण शून्य है, तो त्वरण शून्य है, तो fx सीमांत घर्षण बल जो है, यानी कि ये वाला बल और ये वाला बल, दोनों बल क्या बराबर हो जाएंगे क्या? तो जवाब है हाँ, दोनों बल जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं fx max जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर। पहला हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। अब दूसरे समीकरण को आप ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा समीकरण क्या होगा, n और नीचे की तरफ mg cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि n बराबर, आप इसको ध्यान से समझिए, n जितना ऊपर बल उतना नीचे बल, n बराबर mg cos थीटा। समझ में आ गया? ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये हमारा अभिक्रिया बल होगा। तो ये हमारा समीकरण दूसरा होगा। ठीक, अब आइए हम लोग एंगल ऑफ रिपोज यानी कि विश्राम कोण को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसको ध्यान से समझिए। इस कोण पर क्या लिखेंगे, यह वह कोण है, यह वह कोण है जिसपे वस्तु क्या होती है, जिसपे वस्तु नीचे की तरफ आने वाली होती है। ठीक है, समझ में आ गया, आने वाली होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना हो। इस कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, विश्राम कोण कहते हैं। चलिए इसका हम लोग मान को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण से कितना आया है, सीमांत घर्षण बल किसके बराबर आया है, mg sin थीटा। ठीक, यही आया है। और हम लोगों को पता है, यहां से हम लोगों ने निकाल दिया सीमांत घर्षण बल mg sin थीटा के बराबर आया है। हमें एक बात और पता है, उसको ध्यान से आप समझिए। वो ये है कि सीमांत घर्षण बल कुछ इस प्रकार से आया है। सीमांत घर्षण बल का एक और सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, हमें पता है कि fx max बराबर कितना होता है, म्यूएस गुने n। ये तो आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है, म्यूएस गुने n। तो देखिए 1 तथा 2 से ध्यान देने योग्य बात, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं, म्यूएस गुने n बराबर कितना होगा, ये mg sin थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं। fx max की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, म्यूएस गुने n, म्यूएस n mg sin थीटा के बराबर हो गया, म्यूएस n mg sin थीटा के बराबर हो गया, ये हमने लिख दिया। अब हमको पता है n का मान कितना है, mg cos थीटा।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू एस एम जी, एन के जगह पर एम जी कॉस थीटा। देखिए यहाँ एम जी कॉस थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एम जी साइन थीटा। और हम लोगों ने ये क्यों लिखा है, यहाँ पर एन की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने, एम जी साइन थीटा के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब एम जी से एम जी कट गया, इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे तो म्यू एस बराबर कितना होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये टैन थीटा के बराबर जो है ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टैन थीटा के बराबर हमारा मान हो जाएगा, और वो किसके मान हो जाएगा, म्यू एस के बराबर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इस बात को समझ गए। तो ये जो विश्राम कोण होगा वो म्यू एस के बराबर होगा। तो हम लोगों को पता है कि जो घर्षण कोण है, घर्षण कोण में भी, घर्षण कोण भी, यदि घर्षण कोण का हम लोग टैन करेंगे घर्षण कोण का, तभी वो म्यू एस आएगा, और विश्राम कोण का यदि टैन करेंगे तभी वो किसके बराबर आएगा, म्यू एस आएगा। तो हम लोग ने देख लिया कि जो घर्षण कोण है और विश्राम कोण दोनों बराबर है। जैसे ये हमारा हो गया घर्षण कोण, घर्षण कोण किसके बराबर हो गया, वो हो गया हमारा विश्राम कोण के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्राम कोण के बराबर होगा, दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, घर्षण कोण और विश्राम कोण। तो प्रश्न आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं उसको आप ध्यान से देखिए। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, फिर इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही आपका म्यू एस है, ठीक है, थीटा है, तो म्यू एस है या थीटा है, दोनों दो अननोन है, दो आपको नहीं पता। अब दोनों में से किसी एक का वैल्यू देगा और किसी दूसरे का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जस्ट जैसे कि हम लोगों ने बता दिया था, दिया रहेगा कि यदि स्थितिक घर्षण गुणांक √3 है, स्थितिक घर्षण गुणांक कितना है, √3 है, तो क्या निकालना है, तो आपका विश्राम कोण ज्ञात करें, विश्राम कोण ज्ञात करें, कोण ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम लोगों को पता है कि विश्राम कोण का यदि हम लोग टैन ले लेते हैं तो √3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टैन थीटा बराबर √3, और इसको हम लिख सकते हैं टैन 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर बड़ी आराम से आप देख सकते हैं कि थीटा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। यही क्या हो जाएगा, इसमें विश्राम कोण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यदि स्थितिक घर्षण गुणांक √3 है तो विश्राम कोण हमारा 60 डिग्री के बराबर है। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।